जय हिंद डियर स्टूडेंट। इंग्लिश का ये जो टॉप 10 क्वेश्चंस पर डे वाली सीरीज़ है, ये हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 होगा, मतलब कि आपको डेली के बेसिस पे आपको 10 क्वेश्चन इंग्लिश के लिए देखने को मिलेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और ये पिछले साल के एग्ज़ाम्स के आधार पर होगा। ठीक है, आज ये पहला सेशन है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसके बारे में। उसके बाद मैं आपको इसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, देखिए ये आप चाहे एयरफोर्स का एग्ज़ाम देंगे या नेवी का या कोस्ट गार्ड का या एनडीए या एसएससी या बैंक या स्टेट पुलिस, मतलब कि सभी के एग्ज़ाम के लिए ये कॉमन होगा। ठीक है, चूँकि देखिए इंग्लिश का जो लेवल है ना, आप सोचेंगे कि सर सभी के में कैसे काम करेगा। देखिए इंग्लिश का जो लेवल है वो इन सभी एग्ज़ाम्स में सेम पूछता है। ठीक है, खास करके एसएससी जो सीएचएसएल वाला आप अभी एग्ज़ाम देंगे, उसमें भी ये काफ़ी कारगर होगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि खास करके ये संजीवन बूटी उनके लिए है जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है। आप लगातार कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश में अच्छे स्कोर नहीं हो रहे हैं, इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, कैसे आएंगे? तो ऐसे आएंगे। देखिए आप जो पढ़ते हैं वो पढ़ते रहिए, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। और क्वेश्चन से आप डरते हैं। एक चीज़ मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगा, भले से वीडियो लंबी होगी लेकिन आज पहला दिन है तो आप समझ लीजिए। फिर कल से जो ये वीडियो आएगी पार्ट नंबर 2, ये जो 10 क्वेश्चंस पर डे वाला है, अगर आप बढ़िया से इसको देखेंगे समझेंगे तो आगे इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। एक चीज़ मैं जो अपनी तरफ से एक और बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ। देखिए जो मैथ के बच्चे हैं वो इस बात को समझते होंगे। मैथ वाले बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं मैथ के लिए। मतलब कि कोई भी रूल पढ़े, मतलब कोई भी सूत्र पढ़े, उस सूत्र पे जितने भी सवाल बनते हैं वो सभी बनाते हैं। मान लेते हैं कि वो परसेंटेज वाला जब चैप्टर पढ़ते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस वाला, तो जब एक दो टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उससे संबंधित जितने क्वेश्चन आते हैं वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जब वो बात करते हैं इंग्लिश की, जब इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में आते हैं तो वो पता नहीं क्यों डरने लगते हैं और उनको लगता है कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी बुक उठाते हैं तो वही रूल पढ़ लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसको इसमें बदलना, ये करना वो करना है, बस उसके बाद आप हट जाते हैं। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, आपकी इंग्लिश इसलिए वीक है क्योंकि आप कभी भी इंग्लिश के साथ लड़ते नहीं हैं, इंग्लिश के साथ लड़ते नहीं, उससे डर जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन अगर आप इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करने की आदत डाल लेते हैं हमारे साथ, तो आपको एक तो क्वेश्चंस को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। इंग्लिश के किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे तो किस वे में देखते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ये चीज़ समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ जब आप इसको करने लगेंगे तो आपके अंदर जो है कि कॉन्फिडेंस भी आएगा, तो इंग्लिश के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो ये सीरीज चलाने का मेरा यही मोटो है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं, एयरफोर्स का भी रिजल्ट नहीं आया हुआ है तो वो एसएससी सीएचएसएल का भी फॉर्म भर रहे हैं और नेवी का जो भरे हुए हैं, कोस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम देना है, एनडीए का भी देना है। तो ये सभी बच्चे कह रहे हैं कि सर आप इस सीरीज को कंटिन्यू करिए, है ना। तो मैं अलग से एयरफोर्स के लिए, अलग से नेवी के लिए, अलग से कोस्ट गार्ड के लिए न करके इन सभी को एक में किया हूँ। चूँकि इंग्लिश का जो लेवल है सेम होता है, तो मैं लेवल थोड़ा ऊपर ही रखूँगा, है ना। थोड़ा लेवल ऊपर रखूँगा, हाई क्वेश्चंस दूंगा। अभी शुरुआत है तो थोड़ा बेसिक आएगा, उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ताकि आप उसको डील कर सकें, उसको देख सकें। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। सहमत होंगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। अगर आप बताएंगे कि नहीं हाँ चीज़ें सही हैं, तभी इसको कंटिन्यू आगे करने में मज़ा आएगा, है ना। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपके सामने है। आप खुद से भी कोशिश करते रहिएगा ना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ईडियम एंड फ्रेज से। कैसे है? ईडियम एंड फ्रेज से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैरी ऑफ द फीट। कैरी ऑफ द फीट डियर स्टूडेंट ईडियम है और आपको इसका मतलब बताना है। एक्चुअल वीडियो अभी से शुरू हो रही है, मतलब 4 मिनट तक हमने बहसबाजी की, इसके लिए सॉरी, लेकिन समझाना ज़रूरी था। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो समझते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस पर डे वाली वीडियो का महत्व। इससे उनको बहुत लाभ मिला है और बहुत से बच्चे अपना एग्ज़ाम बहुत बेहतर दिए हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा डियर स्टूडेंट, टू फील विद इंथुजियाज्म। अब देखिए इसका मतलब ये होता है ना कि उत्साह से भर जाना, फील विद इंथुजियाज्म, उत्साह से भर जाना, यानी कि कैरी ऑफ द फीट। ईडियम को याद करने के लिए कोई भी नियम नहीं होता है, जैसे आप समझे वैसे आप याद कर लें, है ना। जिसके साथ नियम होता है मैं आपको उसको समझा दूंगा। जैसे इसके साथ देखिए एक आसान सा तरीका याद करने का, ये भी एक ईडियम है, टू च्यू द कड। टू च्यू द कड का मतलब होता है किसी चीज़ पर गहरी सोच विचार करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू रिमिनेट।
रूमिनेट का मतलब क्या होता है? रूमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ पर गहरी सोच विचार करना। याद कैसे करेंगे? कड का मतलब क्या होता है? कड मतलब चबाना, है ना? तो जो कड मतलब जो चबाते हैं, अनडाइजेस्टिव फूड होता है उसको कड करते हैं, है ना? मतलब चबाते हैं। आपने देखा होगा गाय को, आपने देखा होगा भैंस को। गाय और भैंस जब जुगाली करते हैं, जब पगुरी करते हैं, अपने देसी भाषा में क्या करते हैं? पगुरी करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको लगता है च्यू मतलब चबाना होता है। तो ऐसे जब देखेंगे तो लगेगा कि कुछ सोच रहे हैं, है ना? ऐसे आराम से पगुरी करते रहते हैं तो लगता है कुछ सोच रहे हैं, मतलब किसी चीज़ पर गहरी सोच विचार करना। याद रहेगा? अब जब भी आप गाय या भैंस को देखेंगे पगुरी करते हुए तो आपको ये सोचना है कि लग रहा है ये कुछ सोच रही है। ठीक है? मतलब कि टू रूमिनेट, रूमिनेट का मतलब किसी चीज़ पर गहरी विचार, सोच या विचार करना। ईडियम है ये टू च्यू द कट। उम्मीद है कि याद हो जाएगा जब भी गाय भैंस को आप देखेंगे तो। खैर, आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है डी स्टूडेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है? तो आइए देखते हैं यहाँ पर। अ पर्सन हु डज नॉट थिंक और बिहेव लाइक एवरी वन एल्स, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो सबके जैसा नहीं सोचता है और सबके जैसा बिहेव, सबके जैसा व्यवहार नहीं करता है, बट हैज़ इंडिपेंडेंट अनयूजुअल ऑप्शंस, लेकिन उसके पास क्या क्या है? स्वतंत्र विचारधारा वाला व्यक्ति है ना? तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? यहाँ पर मैवरिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मैवरिक ऐसे लोगों को बोलते हैं जो स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति होते हैं। बात समझ में आई? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है मैवरिक। ऐसे लोग जो सभी की तरह नहीं होते हैं, उनका खुद का अपना इंडिपेंडेंट विचार होता है, स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। ठीक है? उसको बोलते हैं मैवरिक। याद रहेगा ना? मतलब स्वतंत्र विचारधारा वाला। बाकी के ऑप्शन भी सर जी समझा दीजिए। देखिए, हर्मिट का मतलब क्या होता है? हर्मिट, HERMIT, हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी। बहुत ही खूबसूरत ये भी वर्ड है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। इंडिविजुअल का मतलब आपको पता है, आप इंडिविजुअल मैथ पढ़ते हैं फलाने सर से, इंडिविजुअल इंग्लिश पढ़ते हैं फलाने सर से। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत। मैट्रियार्क का मतलब होता है कुल माता। मैट्रियार्क का मतलब कुल माता। देखिए, इसको ऐसे बोलते हैं द हेड ऑफ द फैमिली, जहाँ पर मदर, जो मदर है ना, MOTHER, MOTHER, मदर जो परिवार की हेड होती है। अच्छा, हम लोग के इंडिया में क्या है? हम लोग के इंडिया में क्या है? पिता, जो पापा हैं वो घर के हेड होते हैं, मतलब पिता घर का मुखिया होता है। लेकिन विदेशों में कई जगह क्या होता है? माँ जो है, माँ जो है वो घर की हेड होती है, मतलब माँ ही मालिक है ना? बच्चे के नाम के पीछे जो है माँ का नाम लगता है। यहाँ पर जैसे पिता का नाम लगता है तो वहाँ पर माँ का नाम लगता है। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी जगहों को क्या कहते हैं? मेट्रियार्क, मतलब जहाँ मदर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। बात समझ में आई? आगे बढ़ लेते हैं सर। अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है डी स्टूडेंट, खूबसूरत सा क्वेश्चन है। PQRS, आप चिल्लाते रहते हैं सर PQRS करिए। अब देखिए, PQRS आपके सामने आ गया है और इस ऐसे क्वेश्चन से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। समय लगेगा लेकिन सिखा देंगे आपको, इंग्लिश बता रहे हैं, विश्वास रखिए। और इस सीरीज़ को, ये पहला है, कम से कम 7, 8 या 10 तक आप इसको फॉलो करके देखिए। नहीं, अगर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा ना, तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके और डिसलाइक करके चले जाइएगा। लेकिन कम से कम 10 तक फॉलो कर लीजिए, देखिए कितना सुधार और कितना कॉन्फिडेंस आता है। खैर, आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, PQRS है ना, इसको कैसे अरेंज करते हैं? इसमें डियर स्टूडेंट, जो सबसे बेहतरीन तरीका मैं वो आपको बताता हूँ। इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको। इन चारों ऑप्शंस में से ना इलिमिनेट करना होता है। इलिमिनेट मतलब आप चारों में से कितने ऑप्शन काट के निकाल सकते हैं। जैसे क्लोथ से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, डायरेक्ट क्लोथ्स आ गया, तो जो भी ऑप्शन पी से शुरू होगा वो कट जाएगा, मतलब पी से शुरू होने वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। देखिए कौन सा पी से शुरू है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है ये पी से शुरू है, तो इसको हटा देंगे। अब तो बचे 3। अब कितने ऑप्शन बचे? अब इन्हीं तीनों में से होगा। देख रहे हैं, कंपटीशन कम हो गया। अब आते हैं, अच्छा, शुरू में जो सेंटेंस है वो एंड से तो शुरू होगा नहीं, है ना? तो जो ऑप्शन क्यू से शुरू है वो भी नहीं होगा। क्यू से कौन सा ऑप्शन शुरू है? दूसरा। देखिए, ये भी कट गया। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब कितना आसान हो गया, धीरे धीरे आसान होता जा रहा है ना। अब बचा तीसरा और चौथा, या तो तीसरा सही होगा या तो चौथा सही होगा। अब देखिए, चौथे में क्या है? ऑन फ्रेश वेल विस्ड।
अब देखिए बिना मतलब बिना सुर ताल का मतलब अनफ्रेज्ड आ गया, वेल विश्ड आ गया, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। सिंपल। अब बचा एक, तो ये तीसरा सही हो गया, जो बचेगा वो सही हो जाएगा। अच्छा मान लेते हैं कि सर आप कह रहे हैं तीसरा सही होगा, एक बार चेक करके दिखाइए कि कैसे तीसरा सही होगा। तीसरा में कह रहा है कि पहले आर आएगा, ठीक है भैया। वी शुड बेद डेली एंड पुट, उसके बाद कह रहा है ऐसा आएगा ऑन फ्रेश वेल वेस्ट वेल वास्ट। अच्छा तो बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए पुट के बाद क्या आएगा, आन आएगा, मतलब कि आर के बाद ऐसा आएगा। तो किस में आर के बाद ऐसे, यहाँ पर देखिए आर के बाद ऐसा आया है, उसके बाद पी, वास्ट के बाद पी आएगा। क्लोथ्स, वास्ट मतलब धुला हुआ कपड़ा, ठीक है, तो क्लियर सही बैठ रहा है ना। और उसके बाद नीट, नीट देखिए, ये देखिए नीट एंड क्लीन, पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू। कहानी समझ में आ रही है सर। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, नीट एंड क्लीन, सब सेट हो जा रहा है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। ऐसे ही पी क्यू आर एस सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि समझ में आएगा, नहीं आया होगा तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। अच्छा जैसे मैंने बताया उसी आधार पर इस वाले क्वेश्चन को करिए। मैं वक्त दे देता हूँ आपको, थोड़ी देर चुप रहूँगा, आप इसको सॉल्व करिए, थोड़ा सा समय लीजिए। देखिए अब ये मूवी और कोई गाना तो है नहीं कि आपको इंटरटेन लगेगा, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, झेल लीजिए ना, कुछ दिन झेल लीजिए, 10-15 दिन मेहनत कर लीजिए। नहीं सुधार होगा छोड़ दीजिएगा, इंग्लिश पढ़ना छोड़ दीजिएगा, लेकिन एटलीस्ट मेहनत तो करिए, ताकि लाइफ में ये ना रहे कि मैंने मेहनत नहीं किया। देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं सर कहानी। एक चीज़ समझिए, टन्स, टन्स ऑफ न्यूक्लियर, है ना, किस चीज़ का। ऑफ के बाद गिब्स नहीं आएगा, ऑफ के बाद ये भी नहीं आएगा, आप तो इस मतलब इसी लाइन में है, तो टन्स ऑफ न्यूक्लियर होगा, है ना। तो ये देखिए जो कभी कभी ऐसे देता है, तो इस सेंटेंस को जोड़ने के बाद इसको मतलब शुरू में यही आएगा और उसके बाद आएगा, मतलब दिस टेकन टुगेदर, दिस गिब्स नहीं सही बैठ रहा है, दिस गिब्स नहीं सही बैठ रहा है ना। देखिए एक मिनट रुकिए, आपको ये देखना है कि क्यू के बाद आर आएगा, क्यू के बाद क्या होगा, आर आएगा, मतलब देखिए किस में ऑप्शन में क्यू के बाद तुरंत आर है, ये क्यू के बाद तुरंत आर, अच्छा पहला में है, बाकी तीसरा तो नहीं होगा, दूसरा क्यू के बाद पी है, ये भी नहीं होगा, मतलब टर्न्स ऑफ न्यूक्लियर सही है ना, सही सेट हो रहा है ना। तो ये है। अच्छा अच्छा इसमें देखते हैं, दिस के बाद क्यू दिया हुआ है ना, क्यू, तो दिस स्टॉक पाइल ऑफ ऑलमोस्ट 1900 टन्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन अनयूजुअल मटेरियल, और लास्ट में पी दिया हुआ है, क्यों नहीं, सही नहीं, यहाँ पर ये भी गलत है सर, दूसरा सही होगा डी स्टूडेंट, देखिएगा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आपको क्या लग रहा है, अकॉर्डिंग टू मी दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसको मिलाते हैं एक बार कि दूसरा क्यों सही है। देखिए टेकन दिस टुगेदर, टेकन टेकन टुगेदर दिस, दिस के बाद पी, दिस गिव्स अ टोटल ग्लोबल, टोटल ग्लोबल, और उसके बाद स्टॉक पाइल ऑफ ऑलमोस्ट 1900 टन्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन अनयूजुअल मटेरियल, सही है, बी ऑप्शन इज राइट हियर, ठीक है। यस के बाद भी आएगा, दिस गिव्स, अब दिस जो है ना ये सब्जेक्ट है, दिस क्या है सर, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया गिव्स, तो सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज राइट हियर। अच्छा आगे आते हैं, थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा ना, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो बहुत बढ़िया, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि मैं समझ में आए कि नहीं अच्छा लग रहा है। सर सिनोनिम बताना है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है और इसका सिनोनिम आपको बताना है, लिखा हुआ है फैमिस्ड, फैमिस्ड का मतलब होता है अकाल, क्या होता है, अकाल, मतलब भूखमरी। स्टार्व्ड, स्टार्व्ड का मतलब होता है भूखमरी या अकाल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका सिनोनिम है। सर बाकी के ऑप्शन समझा दीजिए, सेटिएटेड मतलब क्या होता है, तो सेटिएटेड का मतलब होता है संतुष्ट, और ऑप्शन नंबर बी जाडेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत थका हुआ, वेरी टायर्ड। ग्लट का मतलब क्या होता है, ग्लट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। अगला देखिए, यहाँ पर अगला भी आपको बताना है, अबेटमेंट, अबेटमेंट, है ना, इसको हम पता है कैसे याद करते हैं, अबेटमेंट, कैसे, आ बेटे मेंट, बेटे, आ बेटे मेरी थोड़ी मदद कर ताकि मेरी चिंता कम हो जाए, कैसे याद करेंगे, आ बेटे मेरी थोड़ी मदद कर ताकि मेरी चिंता कम हो जाए।
अबेटमेंट का मतलब होता है कम होना, कोई भी चीज़ रिड्यूस होना, कोई भी चीज़ क्या होना, रिड्यूस होना, कम होना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मतलब कि कम होना, वेनिंग, ऑप्शन नंबर ए वेनिंग। वैक्स का मतलब आपको पता है, वैक्सिंग है ना, वैक्स से वैक्सिंग हो गया। प्रोवोकेशन का मतलब पता है, प्रोवोकेशन मतलब उत्तेजना। माउंटेनिंग का मतलब बढ़ना, पर्वत की तरह बढ़ना, पहाड़ की तरह माउंटेनिंग बढ़ना, ठीक है। वेनिंग का मतलब होता है क्या करना, कम होना, रिड्यूस होना। आबेटेमेंट, आबेटेमेंट का मतलब आ बेटे मेरी मदद कर, मतलब मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं कि आ बेटे मेरी मदद कर मतलब होता है इसका, नहीं, इसका एक्चुअली में मतलब होता है कोई भी चीज़ कम होना, डिक्रीज होना, रिड्यूस होना, वेनिंग होना। याद करेंगे आ बेटेमेंट मतलब आ बेटे मेरी मदद कर ताकि मेरी चिंता कम हो जाए। भैया बाप का यही अपेक्षा रहता है बेटे से कि बेटा मेरा बड़ा होकर मदद करेगा मेरी, तो मेरी चिंताएं कम हो जाएंगी, क्लियर, मेरा बोझ कम हो जाएगा। अच्छा, अब एंटोनिम आपको बताना है ना। ऑप्शन जो क्वेश्चन आपके सामने है, वाइलेशन लिखा हुआ है। वाइलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्लंघन करना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को मानना, ओबीडियंस, मतलब रूल का उल्लंघन करना और रूल को मानना। ओबीडियंस मतलब मानना, कहना को नहीं मानना यहाँ पर है, और इसका उल्टा हो जाएगा ओबीडियंस मतलब मानना, ओबे करना, पालन करना, ठीक है। अब्यूज़ का मतलब आपको पता है गाली देना, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फैलनी। फैलनी का मतलब होता है घोर अपराध। एबोलिशन का मतलब होता है उन्मूलन या समाप्ति। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, मतलब आपको जो गलत वाला है वो बताना है। इन चारों में से गलत किस स्पेलिंग किसकी है। तो देखिए यहाँ पर ये भी सही है स्पेलिंग, फ्लोरिस का भी स्पेलिंग गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, सिलेंडर तो सही है। अप्रोच, अप्रोच का भी सही है। फ्लोरिस का सर गड़बड़ है, क्या होगा, FLOUR होता है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देखिएगा इसका जो स्पेलिंग है, FLOUR, यहाँ पर ओ के बाद क्या हो जाएगा, ओ के बाद यू हो जाएगा, क्लियर, ओ के बाद यू रहेगा, FLOURISH, तो यहाँ पर बी सही है, मतलब गलत है बी वाला, क्लियर। अच्छा, इसमें देखिए सही वाला बताना है, मतलब 3 गलत होंगे 1 सही होंगे। उसमें क्या था, गलत बताना था, इसमें सही बताना है। तो बताइए कौन सा सही है। निकोटीन, निकोटीन सही है, नहीं गलत है। प्लेटिपस, ये भी गलत है। मैमोथ, ये भी गलत है। तो सही क्या है, ऑप्शन नंबर डी, रिक्शा सही है। रिक्शा जो लिखा हुआ है ये सही है, RICKSHAW। सर ये बता दीजिए निकोटीन की सही स्पेलिंग क्या होगी। निकोटीन, अच्छा सही वाला लिख लीजिए। ये तो मतलब ऑप्शन सही है, रिक्शा सही, लेकिन बाकी ये तीनों जब गलत हैं तो सही क्या होगा। सही में पहला लिखे निकोटीन की स्पेलिंग NICOTINE होता है, यहाँ पर देखिए गड़बड़ किया है ना। अच्छा ये भी देख लीजिएगा, प्लेटिपस का मतलब PLATY PUS होता है, POUS नहीं, PUS होता है। मैमथ में देखिए डबल M होता है, MAMMOTH है ना। मैमथ का मतलब क्या होता है, विशाल। तो ये हमने आपको 10 करा दिए डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका राय अपनी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, तभी आपको ये अगले दिन ये वीडियो जो है कंटिन्यू मिलेगी, है ना। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा और क्या इसमें सुधार करने की ज़रूरत है और क्या नहीं ज़रूरत है, क्लियर। आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, इस चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, कमेंट करके देखिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, मैं आपके सभी क्वेश्चंस पढ़ता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे।